शुरुआत करेंगे शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल गठन के साथ। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आखिरकार 3 महीने से भी ज्यादा समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मंत्रिमंडल में 28 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 20 कैबिनेट मंत्री हैं और 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले शुरुआत में 5 मंत्री बनाए गए थे, तो अब मंत्रिमंडल में शिवराज के साथ ही 33 मंत्री होंगे। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री में 8 ऐसे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जबकि बीजेपी के 8 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं। पहले अकेले सीएम शिवराज, फिर 5 मंत्रियों वाली मिनी कैबिनेट और अब तैयार हो गया शिवराज का जंबो मंत्रिमंडल। सीएम शिवराज की शपथ से 33 साथियों की टीम बनाने में शिवराज सरकार को 100 दिन लग गए और आखिरकार गुरुवार को 28 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। 8 ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 8 नए चेहरों को मौका मिला है। शिवराज की इस जंबो टीम में कुल 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं हैं। उपचुनाव से पहले इन्हें मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल का गठन केवल एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए। इस दिन आपको जिम्मेदारी दी गई है, 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी दी गई है और एक एक जनसेवक, मुझे पूरा विश्वास है। इधर मंत्रियों के समर्थक जश्न में डूब गए हैं। तस्वीर धार के बदनावर की है, जहां मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थकों ने खुशी मनाई, और ये तस्वीर है ग्वालियर की, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर के समर्थकों ने जश्न मनाया। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं के खेमे में निराशा है जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली। इन नेताओं में रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन, पारस जैन, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल और जालम सिंह जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही नए दावेदारों में रणवीर जाटव, रमेश मेंदोला और यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम शामिल हैं। इंदौर से रमेश मेंदोला को मौका नहीं मिलने पर एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की, हालांकि उनके साथियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। मंदसौर में सिसोदिया समर्थकों ने भी गुस्सा जताया। संजय पाठक के समर्थकों में भी मायूसी है। वहीं मंत्री पद के दावेदार रणवीर जाटव ने इसे पार्टी का फैसला बताया। पार्टी का जो भी निर्णय है, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेताओं ने अच्छी सोचकर ही निर्णय लिया होगा। आगे और अच्छा होगा। पार्टी की गाइडलाइन है, वो जो हमारा वरिष्ठ लीडर निर्णय देते हैं वो स्वीकार है, हम बधाई देते हैं सभी को। शिवराज मंत्रिमंडल को उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर, चंबल और 5 सीटें मालवा, निमाड़ से हैं। लिहाजा कैबिनेट में इन दोनों क्षेत्रों का दबदबा दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को मंत्री नहीं बनाने पर दुख जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी बताया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, तरुण भनोत और सज्जन सिंह वर्मा, इसके साथ ही सांसद विवेक तनखा ने कैबिनेट विस्तार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप आज भोपाल में बैठ के मंत्रिमंडल विस्तार का जश्न मना रहे हो। कर्ज माफी अभियान की योजना बंद करके जो पाप तुमने अपने सर पर लिया है, इस मध्य प्रदेश का किसान कभी आपको माफ नहीं करेगा। तो मेरे इंदौर का महत्व और बढ़े और यहाँ पर कम से कम 3 मंत्री बनाए जाए। जैसे पहले हम 3 मंत्री थे, जय चंदों को ज़्यादा अवसर दिया जा रहा है। इससे मर्यादा रहित पॉलिटिक्स करने का भाव खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के लोगों को ज़बरदस्त निराशा हाथ में लगी और जबलपुर तो खास तौर पर बहुत नुकसान हुआ। वो जनता को पहले भी पता था और आज इस मंत्रिमंडल गठन से ये स्पष्ट हो गया कि ये कैसी जोड़ तोड़ की
बेमेल की सरकार बनी है जिससे मध्य प्रदेश का कोई भला होने। मैं बेस्ट विशेस नहीं दे सकता। मैं बेस्ट विशेस तभी देता हूं जब लोग नैतिकता के साथ एथिकल वेज में पावर में आते हैं। प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, इसलिए मैं मात्र उनको बधाई दे सकता हूं। जिनकी हालत ज़्यादा पतली देखी गई उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है और आने वाला चुनाव बता देगा कि मंत्री में बनने से चुनाव जीतना कोई आसान नहीं है उनके लिए। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार में 2 संवैधानिक गलतियां होने का दावा किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि दुर्भाग्य है कि मंत्रिमंडल विस्तार में संवैधानिक गलतियां हुई हैं। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल ने भी संवैधानिक गलती की है। पहली गलती तो ये कि 15% कोटे के हिसाब से वर्तमान विधायकों से अधिक ही मंत्री बना दिए गए हैं। वर्तमान विधायकों के कोटे से 3 अधिक मंत्री बनाए गए। वहीं दूसरी गलती, प्रोटेम स्पीकर को मंत्री पद की शपथ दिलाया गया है। जगदीश देवड़ा प्रोटेम स्पीकर पद से इस्तीफा देने के बाद से ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सज्जन वर्मा ने कहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के सामने कई विकल्प खुले हुए हैं। जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। पंद्रह साल का मुख्यमंत्री यदि वो संवैधानिक गलती करते हैं तो ये दोनों मिलकर राज्य की सही बागडोर कैसे संभाल पाएंगे? ये यक्ष प्रश्न। जितनी संख्या में विधायक विधानसभा में होते हैं उनका 15% मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। इन्होंने 3 मंत्री ज्यादा बना दिए। प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा को इन्होंने मंत्री पद की शपथ दिला दी। राष्ट्रपति शासन लगा हो तब भी स्पीकर का पद खाली नहीं रहता। पहले इन्होंने करना था कि ये गलती स्वीकार करें, और नहीं तो न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं। तो कुल मिलाकर आज 3 महीने बाद शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतोष भी देखा गया है और असंतुलन भी कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, जबलपुर से विजेंद्र पांडे और इसके ही साथ भोपाल से सुधीर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का। सुधीर, रिपोर्ट के जरिए हमने बताया आज कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जा रहा है और ये तंज कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि असंतोष देखा ही जा रहा है। इंदौर की तस्वीर हमने देखी, किस तरह से एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। भोपाल में भी उसके बाद बीजेपी दफ्तर के बाद ही प्रदर्शन किया गया और अब मंदसौर में भी सिसोदिया को जगह नहीं दी गई है, उसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तो अब इस असंतोष को किस तरह से एडजस्ट करेगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल यह है। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उनके जो नाराज नेता हैं, भले ही वो खुलकर नाराजगी जाहिर ना करें आकांक्षा पर, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थक खुलकर सड़कों पर उतर कर आए हैं, इसको कंट्रोल करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। और जल्द अगर इस पर कंट्रोल बीजेपी ने नहीं किया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में। हालांकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो जिनकी वजह से समर्थक सड़कों पर उतर कर आए, उनकी तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया है। जिन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, पूर्व मंत्रियों को, बीजेपी के सीनियर विधायकों को, उनकी ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। पर लेकिन गौरीशंकर बिसेन से हमने बात की थी फोन पर, उनका कहना था कि वो अपने क्षेत्र बालाघाट के लिए निकल गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मेल मुलाकातों का दौर हो, ऐसे में अगर भोपाल में रुकने के बजाय जो पिछले 1-1.5 महीने से रुककर जो लोग लॉबिंग लगातार कर रहे हैं और वो मंत्री बनने के साथ, यानी कि उम्मीद उनकी टूटी है, जब उम्मीद टूटी तो उसके बाद में अपने क्षेत्र पर निकल कर आए, तो आकांक्षा ये स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं नाराजगी इससे बिल्कुल साफ जाहिर होती है। इसके अलावा बात करें तो रमेश मेंदोला को कल देर रात फोन गया, अचानक रास्ते में उनको रोका गया, उनकी जगह पर ऊषा ठाकुर को बनाया गया। उनके समर्थकों की नाराजगी हमने देखी कि किस तरीके से एक समर्थक ने तो आत्मदाह की कोशिश तक करने की कोशिश की। यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर से सीनियर लीडर थे और शायद उनको इस बार उम्मीद थी कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर उनको एडजस्ट किया जाएगा, पर लेकिन जातिगत संतुलन कुछ ऐसा बिगड़ा कि उनका नंबर नहीं आया। और क्षेत्रगत संतुलन की बात करें तो बीजेपी के बाहर से आए हुए हरदीप सिंह डंग ने उनका स्थान छीन लिया, यानी कि कहना होगा कि यशपाल सिंह सिसोदिया की सीनियरिटी को दरकिनार किया गया, लिहाजा उनके समर्थक नाराज है। ये महज कुछ एक उदाहरण है आकांक्षा पर। आने वाले समय में निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश भर से जो दावेदार है, खासकर अगर हम बात करें मालवा और ग्वालियर चंबल में, तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला इस पूरे मंत्रिमंडल के में, पर लेकिन महाकौशल और विंध्य के अंदर विद्रोह के स्वर जरूर सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिनिधित्व वहां पर मिला है और खासकर कम प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसको लेकर ना केवल बीजेपी के नेताओं में बल्कि वहां के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। ये आक्रोश जो है बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है, लिहाजा अब उस आक्रोश को शांत करने के लिए हो सकता
सकता है कि वहां के विधायकों को मंत्री दर्जा दिया जाए, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद जो है विंध्या महाकौशल के कोटे में जाए। इसके अलावा संगठन का भी विस्तार होना है, तो हो सकता है कि संगठन में कुछ महत्वपूर्ण पद जो कि महामंत्री या उपाध्यक्ष के पद रहते हैं वो इस क्षेत्र से भरकर इसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी। पर अगर यह भरपाई जल्द नहीं की गई आकांक्षा, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। अगर उपचुनाव से पहले इस डैमेज को कंट्रोल में नहीं किया गया तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल सुधीर, हमारे साथ विजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आपने जबलपुर की राजनीति को भी मध्य प्रदेश से जोड़ करके अगर देखी जाए तो काफी करीब से देखा है। महाकौशल का ही आप देख लीजिए, यहाँ पर जिक्र अगर किया जाए तो वहां से ज्यादा लोगों को चांस नहीं दिया गया है, जबकि पूर्व की कमलनाथ सरकार में 5 मंत्री रहे महाकौशल के और अब महज 1 पद दिया गया है, वो भी कावरे जी को वो जगह दे दी गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं असंतुलन तो है ही, लेकिन इस असंतुलन को पूरी तरह से उपचुनाव को देखते हुए दरकिनार कर दिया गया है। इस असंतुलन का आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर कार्यकर्ताओं के ही ऊपर इसका भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ आकांक्षा, देखिए शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार कर दिया, लेकिन इस विस्तार के बाद जो अब तक देरी मंत्रिमंडल विस्तार पे थी और जो एक भीतरी डर बताया जा रहा था, वो डर कहीं ना कहीं साकार होता नज़र आया, क्योंकि भीतर से ही विरोध खुलकर सामने आ रहा है। भले वो इंदौर में हमने देखा कि किस तरह से रमेश मेंदोला के समर्थकों ने वहाँ पर हंगामा किया। जबलपुर का जिक्र करते हैं तो अजय विश्नोई समर्थकों ने उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने पर सोशल मीडिया में पीड़ा जाहिर की। इसी तरह रायसेन में भी हमने देखा कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार ने एक पोस्ट किया, एक तरह से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा कि वरिष्ठों को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा मंत्रिमंडल था, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखता है कि चुनावी रणनीतियों के तहत बनाया गया है, लेकिन इसके ज़रिए महाकौशल संभाग का आपने जिक्र किया, वहाँ एक बड़ी उपेक्षा हुई है, क्योंकि बीती सरकार में, कमलनाथ सरकार में महाकौशल से मुख्यमंत्री आते थे, विधानसभा अध्यक्ष आते थे, विधानसभा उपाध्यक्ष आती थी, और इसके अलावा 5 मंत्री बीती सरकार ने महाकौशल को दिए थे, और उसमें भी कई कद्दावर विभाग थे, भले वो खनिज विभाग हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, वित्त विभाग हो। ये 5 मंत्री महाकौशल को मिले थे। लगातार महाकौशल की जो राजनीति होती आई थी, सियासी राजनीति सिर्फ वहाँ की उपेक्षा के मुद्दे पर होती आई थी, तो लिहाजा इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरती आ रही है और कांग्रेस किसी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर्स के ओर से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल गठित किया गया है, क्या वो सिर्फ मालवा या ग्वालियर चंबल संभाग की सरकार मध्य प्रदेश में है, आखिर क्यों विंध्य और महाकौशल की इतनी अनदेखी की गई। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी अनदेखी या एक बड़ी उपेक्षा महाकौशल की इस मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आती है, और जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, बीजेपी को घेर रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से मंत्रिमंडल का उसने विस्तार किया है, ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया गया जिन्होंने अभी जो इस्तीफा दे चुके हैं, जिन्हें उपचुनाव फेस करना है, जाहिर सी बात है कि चुनावी समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। बता दूं आपको, और इसी के चलते कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो असंतोष भी है, असंतुलन भी है। भले ही अभी उतने हाई लेवल पर यहाँ पर आवाज नहीं उठाई जा रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है, सड़क पर वो उतर के आ ही गए हैं। देखने वाली बात होगी कि अब संगठन किस तरह से एडजस्ट करते हैं इस असंतुलन को और इस असंतोष को। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।